स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का ओपिनियन पोल। अभी तक के आंकड़े हम आपके सामने रख चुके हैं। 183 सीट पर एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया 74 सीट पर, अन्य के खाते में 44 सीटें जा सकती हैं। और जो राज्य हमने आपके सामने खोले हैं, उत्तराखंड का राज्य, उत्तराखंड जिसमें 5 लोकसभा सीटें हैं, वही परफॉर्मेंस बीजेपी का रहेगा जो पिछली बार था, यानी कि 5 की 5 सीटें बीजेपी यहां जीत सकती है। हिमाचल प्रदेश की आप बात करेंगे तो 4 सीटें हिमाचल प्रदेश में हैं और चारों की चारों सीटें यहां भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। 2019 में भी बीजेपी ने ऐसा ही परफॉर्म किया था। हालांकि 2019 के बाद जो उपचुनाव मंडी लोकसभा सीट पर हुए, वो सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई थी। अब आइए बात आसाम की कर लेते हैं। असम में 14 सीटें हैं और इन 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कितना कमाल कर पाती है आपके सामने रखते हैं। बीजेपी यहां अपनी सीट बढ़ाती हुई नजर आ रही है। 10 सीटें बीजेपी जीत सकती है। एजीपी 1 सीट, यूपीपीएल 1 सीट, एआईयूडीएफ 1 सीट और कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम जिसके मुख्यमंत्री चर्चा में रहते हैं, वहां पर बीजेपी अपनी सीटों में इजाफा कर रही है। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पर अब तक 14 में से 11 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं और इस बार कुछ नए चेहरों पर भी दांव लगाया गया है। सिर्फ 5 ऐसे पुराने चेहरे हैं जिनको बीजेपी ने रिपीट किया है, यानी कि एक प्रयोग हिंदुत्व के नाम पर भी यहाँ पर किया जा रहा है। असम में बीजेपी 1 सीट इस बार बढ़ा रही है। पिछली बार बीजेपी को 2019 के चुनावों में 9 सीटें मिली थी और इस बार ये बीजेपी के फेवर में 1 सीट बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने पिछली बार 3 सीटों पर बाजी मारी थी, लेकिन क्या इस बार ये सीटें कांग्रेस निकाल पाएगी? हालांकि ओपिनियन पोल के मुताबिक जो रिजल्ट यहाँ पर है, कांग्रेस के लिए मुश्किल है। सिर्फ 1 सीट प्राची यहाँ पर कांग्रेस निकालती हुई नजर आ रही है। सीटों की बात कर लें तो करीमगंज सीट बीजेपी के कृपानाथ मल्ला यहां से सांसद हैं। 2019 में यूडीएफ को 38,000 वोटों से हराया था। बीजेपी ने कृपानाथ को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। धुबरी सीट की बात करें तो 3 बार से यूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल सांसद हैं। कभी कांग्रेस का ये मजबूत गढ़ हुआ करता था। 10 बार यहां कांग्रेस जीती थी, लेकिन 2019 में अजमल ने कांग्रेस को 2.25 लाख वोटों से हरा दिया था। वहीं कलियाबोर सीट की बात करेंगे तो कांग्रेस का गढ़ है। गोगोई परिवार की पारंपरिक सीट है। 2 बार से कांग्रेस के गौरव गोगोई यहां से सांसद हैं। 8 बार गोगोई परिवार के सदस्य यहां से सांसद बन चुके हैं। तो 14 सीट कुल असम में, 10 सीट बीजेपी जीत सकती है, यानी कि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी इजाफा करती हुई नजर आ रही है। विजय जी, जब बात असम की होती है तो यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की भी होती है, उनकी हार्डकोर हिंदुत्व कार्ड की भी होती है। क्या उसी का फायदा है जो 1 सीट इजाफा कर रही है, या कुछ और भी फेरबदल? नहीं, वो एक बड़ा कारण है उसका कि हिमंता बिस्वा शर्मा इस समय के, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में देखा जाए तो योगी जी को छोड़ दिया जाए तो मोस्ट एग्रेसिव चीफ मिनिस्टर के तौर पर आप उनको देख सकते हो, खासतौर से हिंदुत्व के एजेंडा पर, हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म पर। और अभी जो पिछले दिनों उनकी सरकार ने मुस्लिम डिवोर्स मैरिज एक्ट को खारिज कर दिया है, ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया है, उससे भी उनका जो एजेंडा है वो बढ़ रहा है। मदरसे को लेकर उन्होंने लगातार काम किया है। और यदि होम मिनिस्टर साहब जो अमित शाह साहब कह रहे हैं सीए को नोटिफाई करने के लिए, यदि वो नोटिफाई कर देते हैं तो असम को हमें दूसरी तरह से देखना पड़ेगा उसके बाद में कि वो किस तरह से पोलराइज हो रहा है। इस हद तक भी रिवर्स पोलराइजेशन हो सकता है कि बीजेपी की सीट और बढ़ जाए। लेकिन कांग्रेस की सीट यदि तरुण गोगोई साहब रख सकते हैं बरकरार, तो वो रहेगी। एआईयूडीएफ और बीजेपी, इसमें फ़र्क पड़ सकता है। यदि फ़र्क पड़ेगा केवल पोलराइजेशन से कि वहाँ पर जो बदरुद्दीन साहब की पार्टी है, क्या वो अपनी सीट बढ़ा सकती है, और यदि वो नहीं बढ़ा रही तो बीजेपी का खाता जरूर बढ़ जाएगा उसमें। यानी अगर सीए नोटिफाई होता है तो ये जो 10 सीटें हैं समीर जी, इन 10 सीटों में हम प्लस होता हुआ ही देखेंगे। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम के अंदर सीटें जरूर बढ़ेगी। जिस हिसाब से हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार वहाँ पर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए, कांग्रेस के अभी 2 विधायक भी वहाँ पर आ चुके हैं। और जब राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर असम गए थे, तब हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि ये न्याय यात्रा नहीं है, ये मियाँ यात्रा है। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से वो हिंदुत्व को आसाम के अंदर बढ़ा रहे और आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे हैं। मुझे लग रहा है तय कि हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर 11 से 12 सीटें जीत सकती है। अभी देखना होगा कि वो 2 सीटें कहाँ और बढ़ाती है। जहाँ तक 1 सीट का सवाल है एआईयूडीएफ का, मुझे लग रहा है वो डुबरी सीट जो उनकी है, वो पारंपरिक बदरुद्दीन अहमद की, वह सीट कंटिन्यू करेंगे। कांग्रेस के लिए 1 सीट बचाना भी मुझे मुश्किल लग रहा है इस बार के चुनाव में, क्योंकि जहां से तरुण गोगोई आते हैं, गौरव गोगोई आते हैं, वहां पर भी स्थानीय संगठन के कई लोगों ने अभी कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की पिछले 15 दिनों के अंदर। तो वहां भी कांग्रेस को बहुत मुश्किल आने वाली है। अब अगर गठबंधन के अंदर एआईयूडीएफ और कांग्रेस का गठबंधन होता है और उसके बाद कांग्रेस अगर 1 सीट जीतती है, तो मुझे लगता है कि बहुत एक सम्मानजनक कांग्रेस की स्थिति, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा कह चुके हैं कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस को मैं असम की 14 में से 1 भी सीट नहीं जीतने दूंगा। तो मुझे लग रहा है उनकी पूरी कोशिश होगी कि असम में कांग्रेस का खाता नहीं खुले।
अब देखते हैं कि वहां कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करती है। यानी भावेश सिर्फ एक ही सीट कांग्रेस को आपको लग रहा है? साफ करने में AIUDF का ही हाथ है। ज्यादा वजह जो है UDF ही रही है जिसने कांग्रेस को खत्म किया है वहां पर लगातार। 3 से 1 सीट अब कांग्रेस खिसक कर आ गई, तो ये कलियाबोर की सीट ही माने जहां जो कांग्रेस का गढ़ है और यहाँ से गौरव गोगोई सांसद हैं, क्या यही सीट सिर्फ कांग्रेस बचा पाएगी? देखिए बिल्कुल वो उन्होंने उस सीट पे अच्छा काम किया, सिटिंग MP है और वो एक गढ़ है उनका। दूसरी बात देखेंगे जो वहाँ पे जो AIUDF का वैसे पिछली विधानसभा में उनका गठबंधन था कांग्रेस के साथ, तो उस आसपास के क्षेत्रों में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म भी की थी, तो वहाँ पे एक है कांग्रेस का एक बेस बना हुआ। दूसरी जब विजय जी CA की बात कर रहे थे, देखिए CA को लेके बीजेपी को असम में कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा हो सकता है कि नुकसान हो जाए, क्योंकि CA को लेके एक एंटी CA का सेंटीमेंट है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। हालांकि बीजेपी एक बहुत स्ट्रांग अब हो गई है, तो शायद उस तरह बीजेपी को अफेक्ट ना करे कि बीजेपी को चुनावी दृष्टि से नुकसान हो, लेकिन बीजेपी को फायदा नहीं होगा उसका। हाँ, ये अलग बात है कि AIUDF जो है पिछले 2014 में 3 सीटें जीती थी, तो हो सकता है वो अभी जैसे 1 सीटों पे सिमट के रह गए, हो सकता है वो आगे आने वाले और कुछ सीटों पे अपने लिए रास्ता देख सकते हैं, लेकिन वो सीट नहीं जीतेगी। लेकिन बीजेपी को कोई फायदा होगा CA से नॉर्थ ईस्ट में नहीं होगा। हाँ, बंगाल में फायदा हो सकता है, जिसकी तो होना ही है, बिल्कुल यहाँ पर भी रिवर्स पोलराइजेशन। 2014 की अगर और जो 12 सीटें की आप बात करें, ऑलरेडी NDA 12 सीटें, UPPL और AGP NDA के गठबंधन में 12 सीटें हैं, ये बीजेपी के लिए आप मान के चलो कि मैक्सिमम है। देखिए 2014 में अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस और AID जो अजमल की पार्टी है, बदरुद्दीन अजमल की, इनका अलायंस था और इस अलायंस में 44% से ज़्यादा वोट उनको मिले थे और बीजेपी जो है 40% वोटों के आसपास रह गई थी। तो ये अलायंस अगर ऐसा कुछ होता है जैसा कि समीर जी भी बोल रहे थे, अगर अलायंस अगर संभावना हुई ऐसे अलायंस की, तो वो कम्बिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं असम में काफ़ी प्रभावी हो सकता है, और ख़ास तौर से तब जब वहाँ पर जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं या बांग्लादेश से इधर आ जाते हैं लोग हैं और वो जो है अपना वोटर कार्ड और ये सब बना लेते हैं, तो वो जो एक जो लोग हैं जो इस तरह से वो कर लेते हैं, तो वो अगर इसको अगर माने कि उस तरह की वोटिंग हुई तो वो नुकसान बीजेपी को पहुंचा सकती है। लेकिन जिस तरह के मुख्यमंत्री का काम है वहाँ पर, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने काम किया, बड़े स्ट्रॉन्ग मुख्यमंत्री माने जाते हैं, तो वो बीजेपी के फेवर में जाता है और वो वही कारण होगा कि बीजेपी को अच्छी वहां पे बढ़त मिल सके। अकेले दम पर हम कह सकते हैं कि सिर्फ CM के चेहरे पर। भावेश कुछ ऐड कर। देखिए चुनाव में ना टाइमिंग का बहुत महत्व होता है कि आपको कब अलायंस करना है, कब नहीं करना है। कांग्रेस के साथ असम में एक बहुत बड़ी दुविधा रही है कि AIUDF के साथ कब गठबंधन करना है और कब नहीं करना है। उनको AIUDF के साथ 2021 में गठबंधन नहीं करना चाहिए था, तब उन्होंने कर लिया। जब उनको 2016 में करना चाहिए, जब बीजेपी भले ही उनका दिख रहा था बीजेपी बहुत अच्छा करेगी, लेकिन संगठन तब भी बीजेपी का बहुत कमजोर था, तब उन्होंने गठबंधन किया होता तो फायदा होता। अब यदि वो AIUDF के साथ गठबंधन करेंगे तो उल्टा बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि वो जो एंटी जो पोलराइजेशन होगा उसका बीजेपी को और सीटों पर फायदा होगा। तो AIUDF के साथ वैसे भी कांग्रेस ने बहुत समझदारी दिखाई कि AIUDF वो इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं है फिलहाल इस बार। भावेश, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आप जब ग्राउंड पर जाते हो ओपिनियन पोल करने के लिए, तो जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा की एक इमेज हार्डकोर हिंदुत्व की बनी है, उसका इम्पैक्ट आपको लग रहा है पड़ने वाला है इसका? देखिए वो ग्राउंड की रियलिटी है और वो शायद उसी वजह से वहाँ पे उस तरह की पॉलिसी भी लागू करने की कोशिश करे। वहाँ पे लगभग 30% के आसपास मुस्लिम वोट बैंक है और उसका कुछ सीमित पॉकेट में बहुत अच्छा इफेक्ट है, जिसकी वजह से AIUDF वहाँ पे सीट लेके आते हैं और जो कांग्रेस का जो सीट है उस पर भी एक बहुत अच्छा खासा असर है। लेकिन बाकी सीटों पर जहाँ पे लगभग एक जो एंटी पोलराइजेशन जहाँ पे हो रहा है हिंदुत्व वोटों का, उसके वजह से बीजेपी लगभग हर बार 2014 में भी 2019 में भी बहुत अच्छा परफॉर्म की थी। और जो अभी मैंने बात कहा कि AIUDF के साथ गठबंधन की वजह से बीजेपी को बहुत अच्छा खासा फायदा मिल रहा है, जिसके वजह से बीजेपी की गवर्नमेंट 2021 में रिपीट हो गई थी, उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट था। तो यदि ये गठबंधन होता है और जिस तरह आपने कहा कि वो एक जिस तरह के अपनी पॉलिसी करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो ग्राउंड के लिए सही है, जिसके वजह से अदरवाइज बीजेपी वहां पे ट्रेडिशनली आप देखेंगे तो बीजेपी का कोई वहां पे सिंपैथाइजर जो कहते हैं कैडर वोट बैंक बीजेपी का नहीं रहा। असम में बीजेपी ने उस वोट बैंक को 2014 के बाद बनाया है। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए कि नहीं CA, मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूँ उससे आगे की कि NRC को लेकर क्या ग्राउंड रिपोर्ट कहती है आपकी?
मेरे ख्याल से ये सब इशू अब खत्म हो गया। वहाँ पे एनआरसी वाला इशू पे जितना हाई तौबा मचाना था, जितना चुनावी इफेक्ट तो कभी हुआ नहीं, लेकिन हाई तौबा जितना मचाना था 2019 से पहले हो चुका है। इस पे अभी हिमंता बिस्वा शर्मा का आपने कहा कि सिंपैथाइजर नहीं है और 10 सीटें बीजेपी की आती है, तो ये वोट बैंक साथ में लाए थे हिमंता जी? मेरे ख्याल से संगठन के तौर पे उन्होंने बीजेपी को बहुत मजबूत किया है। फेस तो उन्होंने उनके नाम पे तो 2021 में भी बीजेपी उनके नाम पे चुनाव नहीं जीती, उनके नाम पे चुनाव तो सर्बानंद सोनोवाल के नाम पे चुनाव जीती थी। 2016 में भी सर्बानंद सोनोवाल उनको सीएम डिक्लेयर किया गया था। संगठन के आदमी, बीजेपी को उन्होंने बहुत मदद किया है अपने अलग हर एक विधानसभा में पहुंचाने की, जिसका बीजेपी को फायदा मिला है। लोग तो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। अच्छा देखिए, नॉर्थ ईस्ट का ही आपने जिक्र किया है तो नॉर्थ ईस्ट की चर्चा कर लेते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी इस बार क्या करेगी, क्या अपनी सीटों को बढ़ाने में कामयाब रह पाएगी? आइए जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। पूर्वोत्तर राज्य की 11 सीटों का ओपिनियन पोल आपको बताते हैं। 5 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर बढ़त मिलेगी। एनडीए को पूर्वोत्तर में 9 सीटें मिल सकती हैं, ये हमारा पोल बता रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं और वहां पर फोकस नजर आते हैं, उसका फायदा कम से कम होता हुआ नजर आ रहा है। सीट वाइज प्रिया आगे बताइए। देखिए, अगर मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें, अगर ओवरऑल हम पूर्वोत्तर की बात करें तो कुल 11 सीटें आती हैं और मणिपुर में 2 सीटें। 2019 में यहाँ पर बीजेपी ने 1 सीट निकाली थी और एनपीएफ ने 1 सीट जीती। हालांकि इससे पहले दोनों सीटें कांग्रेस के पास थी। और फिलहाल जो स्थिति मणिपुर में बनी हुई है उसे कम से कम कांग्रेस ने प्राची कैश कराने की भरपूर कोशिश की, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। हालांकि प्रधानमंत्री ने जब सेशन चल रहा था वहां भीतर भी खड़े होकर बोला कि हमें मणिपुर की भी चिंता है, हमें पूरे देश की चिंता है और ये पूरा देश हमारा परिवार है। बिल्कुल, देखिए पूर्वोत्तर में जो मेहनत है वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। वैसे कुल मिलाकर 8 राज्यों की 26 लोकसभा सीटें पूर्वोत्तर में आती हैं। 2014 में चुनाव में बीजेपी को 8 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 2019 में बीजेपी ने आंकड़ा बढ़ाया था, 15 सीटें बीजेपी ने जीती थी और कुल मिलाकर 18 सीटें एनडीए ने जीती थी और कांग्रेस घटकर 8 से 4 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। और इस बार भी बीजेपी अपना जो जनाधार है वो बढ़ाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। समीर जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी और अमित शाह ने जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उसके बाद से अमित शाह ने लगातार उत्तर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के और विशेष दिया, छोटे राज्यों के ऊपर विशेष ध्यान दिया। और हेमंत बिस्वा शर्मा के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद से उन्हें अलायंस का संयोजक बना दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। और हेमंत शर्मा लगातार नॉर्थ ईस्ट का दौरा करते रहे। असम तो उन्होंने संभाला ही संभाला, इसके अलावा छोटे छोटे राज्यों का दौरा करते रहे। अमित शाह खुद छोटे छोटे राज्यों का संगठन की बैठक रहे। प्रधानमंत्री मोदी खुद नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का दौरा करते रहे, वहाँ की विकास की परियोजनाओं में पैसा लगाते रहे। मुझे लग रहा है इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। और वहाँ जिस तरीके से तोड़फोड़ अगर कहे भारतीय जनता पार्टी ने की, दूसरे वहाँ के दलों के लोग पूरी के पूरे विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, मुझे लग रहा है उसका एक बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मिला है। अब नॉर्थ ईस्ट में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर एक विधायक भी जीतने की स्थिति में नहीं थी, आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। और अगर देखा जाए तो 25 अगर सीटें आती है आसाम को मिलाकर तो सबसे बड़ा दल वहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बन चुकी है। मुझे लग रहा है कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट की जो 25 सीटें आती है आसाम को मिलाकर, वहां से उठाना पड़ा, जो एक समय कांग्रेस का बहुत मजबूत गढ़ होता था। बिल्कुल। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट से निकलकर हम गोवा में आते हैं। गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा में 2 सीटें आती हैं, जिनमें से एक कांग्रेस के पास थी और एक बीजेपी के पास थी 2019 की अगर बात करें। हालांकि इस बार देखिए ये आंकड़ा बदल जा रहा है और बीजेपी यहां पर दोनों सीटें निकालने में प्राची कामयाब होती हुई नजर आ रही है। नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा 2 सीटें हैं। नॉर्थ गोवा 5 बार से बीजेपी के श्रीपद नाइक सांसद हैं। 2019 में 57% और 2014 में 59% वोटों से जीते थे। बीजेपी ने फिर से उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी सीट है साउथ गोवा की, जो इस बार कांग्रेस से बीजेपी छीन रही है। 2019 में कांग्रेस के फ्रांसिस्को टांडिना ने ये बीजेपी के कैंडिडेट को हराया था और 9,755 वोटों का ही सिर्फ मार्जिन था। और इस बार वो जो मार्जिन है वो बीजेपी कंप्लीट कर रही है, यानी कि उस मार्जिन को कम करके बीजेपी ये सीट जो है वो छीनती हुई नजर आ रही है। तो गोवा में राहुल जी यही कह रहा है, आपका प्रेडिक्शन भी दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल कर लेगी? देखिए, यहाँ पे आप एक फैक्टर पिछले कुछ समय में जो है उभर के आया है और आप का वहाँ पे उन्होंने अपना बेस भी क्रिएट किया है, अपना काडर भी क्रिएट किया है। और आप अगर यहाँ पे चुनाव लड़ता है और वहाँ पे उनको अगर कोई समर्थन मिलता है
तो ये मुकाबला जो है त्रिकोणीय रहेगा। ऐसे में भी ये माना जा सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबले में भी अगर अलायंस नहीं होता है गोवा को लेकर आप और कांग्रेस के बीच में, अगर अलायंस हो गया तो बीजेपी को मुश्किलें आएंगी, अगर अलायंस नहीं हुआ तो ये जो है गोवा में तो भावेश ही समझाएंगे। अलायंस हो चुकी है और दोनों सीटें कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वहाँ पे, और ये बीजेपी के लिए आइडियल सिचुएशन है। देखिए जो नॉर्थ गोवा की सीट है, श्रीपद नायक बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं और बहुत उन्होंने काम किया नॉर्थ गोवा के अंदर, बहुत ही अच्छा उनका फेस माना जाता है, बहुत लोग उनको रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो बीजेपी नॉर्थ गोवा में बहुत मजबूत है, कांग्रेस वहाँ आसपास नहीं है। साउथ गोवा की सीट एक ऐसी है जो ऑल्टरनेटली कभी कांग्रेस कभी बीजेपी जीतती है। पिछली बार कांग्रेस जीती थी, बहुत 3 मार्जिन से जीती थी। अब विधानसभा चुनाव को बहुत ठीक से एनालिसिस कीजिए, आप देखेंगे साउथ गोवा में भी जहाँ पे बीजेपी ट्रेडिशनली बहुत वीक रही है क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ भी बीजेपी ने एक अच्छा खासा पैठ बना लिया है, जिसके वजह से इस बार लग रहा है कि वहाँ पे बीजेपी साउथ गोवा में भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। गोवा में एक बात जोड़ना चाहता हूँ, गोवा में मनोहर पर्रिकर एक बड़े नेता रहे थे वहाँ से, उनके निधन के बाद लग रहा था कि शायद वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन कमजोर होगा और कांग्रेस वहाँ पर एक मजबूत हो सकती है। लेकिन प्रमोद सावंत ने वहाँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को संभाला, उनका जो कार्यकाल रहा है वहाँ पर, फिर से वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जो प्रदर्शन किया वहाँ पर, संगठन जिस हिसाब से मजबूत हुआ है, भारतीय जनता पार्टी फिर दोनों सीट जीतने जा रही है। ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी ने वहाँ थोड़ा एक बेहतर प्रदर्शन किया था और वो कांग्रेस से एक सीट मांग रही थी उस गठबंधन के अंदर, लेकिन अब उनके बीच गठबंधन हो चुका है, दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ जिस तरीके से लगातार दौरा भी किया और प्रमोद सावंत ने वहाँ काम किया है, मुझे लग रहा है दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेगी। कांग्रेस ने जो एक सीट जीती थी 2019 के अंदर, वह भी भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हुई दिख रही है इस बार। विजय जी, आपको वो कौन से फैक्टर्स नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बावजूद इसके दोनों ही सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं? उनको जो और राज्यों में कॉम्प्रोमाइज़ करना था या डील करनी थी, उसके तहत उन्होंने गोवा की सीट उनको देने का कोशिश की, क्योंकि वो और राज्यों में चाहते थे कि कुछ सीटें आम आदमी पार्टी को मिल जाए उस वजह से। लेकिन गोवा को समझना चाहिए कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ का और संघ का काम बड़ा रहा है। गोवा मुक्ति संघर्ष का जो पूरा का पूरा काम था, उस पर भी बहुत काम वहाँ पर लगातार हुआ। और दूसरा, जैसे अभी हम लोग नॉर्थ ईस्ट की चर्चा कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने सारे घर के बदल डाले, मतलब जितनी पार्टियों में जो लोग थे सबको अपने यहाँ पर बुलाया है। ऐसा ही काम गोवा में लगातार वो करते रहे। और प्रमोद सावंत का जैसे जिक्र कर रहे हैं समीर साहब, प्रमोद सावंत वहाँ पर एक बड़े अच्छे लीडर के तौर पर, बहुत यंग लीडर है, ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम वहाँ पर किया है। उससे भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। लेकिन ये ठीक बात है कि यदि गोवा की सीट में, साउथ गोवा की सीट आप लेती तो शायद मुकाबला और इंटरेस्टिंग हो सकता। अब देखिए, टैली भी लगातार देख लीजिए, 206 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है, यानी कि एनडीए जीत हासिल कर सकती है। 76 सीटें अभी तक इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं, 46 पर अन्य की मौजूदगी भी नजर आएगी। इस बीच आपको ये जानकारी दे दें, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और बात हम लोकसभा चुनावों की कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें कैसे आनी है, इसका इंतजाम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ठीक चुनावों से पहले बीजेपी की आज, यानी कि योगी सरकार का आज कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है, जिसमें 3 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, जिसमें ओपी राजभर का नाम है, जिसमें दारा सिंह चौहान का नाम शामिल है और इसके साथ ही साथ आरएलडी के कोटे से अनिल कुमार का नाम भी शामिल है। शाम 5 बजे ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा, 3 नए मंत्री इसमें शपथ लेंगे। पूर्वांचल को साधा गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी साधा गया है। जो वोट बैंक है ओपी राजभर का, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था 2019 में, खासकर पूर्वांचल में, उसे कहीं ना कहीं वापस लौटाने की कोशिश बीजेपी इस बार कर रही है। बिल्कुल। और जब ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कौन कौन से चेहरे शामिल किए जाएंगे? हालांकि प्राची ने भी आपको बताया कि ओपी राजभर को कोई बड़ा जो पद है वो मंत्री पद यहां पर ऑफर किया जा सकता है। हालांकि पोर्टफोलियो क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन जैसे ये सामने आएगा मंत्रिमंडल का विस्तार, हम आपको लेकर चलेंगे। फिलहाल हम अपने ओपिनियन पोल की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं। 5 सीटों में किसके खाते में क्या जाने वाला है? तो बीजेपी यहां पर 4 सीटें निकालती हुई नजर आ रही है प्राची, और कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। तो ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि केंद्र शासित राज्यों में से बीजेपी 4 सीट जीत सकती है, कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है और अन्य के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और इसी के साथ टैली में आप बदलाव देखिए, 210 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। ये आज का ओपिनियन पोल है, पूरे देश का ओपिनियन पोल हम आपको बताते हैं। और 77 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो जीत दर्ज कर सकते हैं।